नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज हम लोग भाषा के अभिलक्षण के संबंध में बात करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने भाषा की परिभाषा को जानने की चेष्टा की थी और उससे भाषा के जो विभिन्न अंग महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको जाना था। आज हम लोग भाषा के अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज। भाषा के अभिलक्षण से तात्पर्य है भाषा की मूलभूत विशेषताएं, वो उसी को हम उस भाषा का लक्षण कहते हैं। यह किसी वस्तु का लक्षण ही होता है जो किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तुओं से अलग करने की क्षमता रखता है। इसी तरह भाषा का अभिलक्षण मानव भाषा को अन्य प्राणियों की भाषाओं से पृथक करते हैं। मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषाओं से अलग है। जब हम मानवीय भाषा के संदर्भ में बात करते हैं तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यह जानना कि हम भाषा के निम्न महत्वपूर्ण अभिलक्षणों पर जब चर्चा करेंगे तो यही वो लक्षण हैं जो मानव भाषा को अन्य भाषाओं से पृथक करते हैं, उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो पहला लक्षण जो है वो यादृच्छिकता। पहले मैं आपको उन सभी लक्षणों की बात बता देता हूँ और फिर विभिन्न लक्षणों पर अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे, उन लक्षणों के बारे में जानेंगे। कुछ विद्वानों ने 9 लक्षणों की चर्चा की है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी ने 10 की चर्चा की है अभिलक्षण की। तो आइए हम सब उन 10 को जान लेंगे। पहला तो है यादृच्छिकता, दूसरा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तीसरा है अनुकरण ग्राह्यता, इमिटेबिलिटी, और उसके बाद परिवर्तनशीलता, विविक्तता, डिस्क्रीटनेस, द्वैतता, ड्युअलिटी, सातवां है भूमिकाओं का परस्पर परिवर्तन, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ रोल्स, अंतरणता, डिस्प्लेसमेंट, और मौखिकता और सभ्यता, ये भोलानाथ तिवारी ने विशेष रूप से दिया है। और 10वां जो है वो असहज वित्रिकता, नॉन इंस्टिंक्टिविटी, ये 10 लक्षण हैं। अब आइए इन 10 लक्षणों को, मैंने आपकी सुविधा के लिए इन 10 लक्षणों को एक जगह दे दिया है। अब अलग अलग हम इन लक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो पहला लक्षण जो है वो है यादृच्छिकता। यादृच्छिक से मतलब है, तात्पर्य है माना हुआ अथवा जैसा इच्छित हो। यह माना हुआ किसी एक व्यक्ति के मानने से नहीं होता है, अपितु किसी विशेष समाज, समुदाय, समूह के मानने से। यह यादृच्छिकता वस्तु भाव के लिए कोई विशेष शब्द जब हम निर्धारित कर लेते हैं तो उसे हम माना हुआ यादृच्छिक कहते हैं। अब समाज विशेष में माना हुआ किसी विशेष अर्थ में मान लेते हैं हम। और जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि हिंदी में पानी शब्द है, जल भी हम कहते हैं संस्कृत से, तो पानी और जल की बात करते हैं। लेकिन अब इसी का विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ है। अब पानी के लिए अंग्रेजी में वाटर शब्द का प्रयोग किया जाता है, फारसी में आव शब्द का प्रयोग होता है, रूसी में वदा कहते हैं। इस तरह से विभिन्न भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो इस विशेष समुदाय के द्वारा माना गया होता है। यह यादृच्छिकता है, जहाँ एक ओर शब्द के स्तर पर होता है और वही दूसरी ओर व्याकरणिक स्तर पर भी होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, व्याकरणिक स्तर पर के कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग। अब ने चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं हिंदी में, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। तो विभिन्न भाषाओं की अपनी एक संरचना होती है, अपना एक शब्द भंडार होता है जो विशेष अर्थ को प्रेषित करता है, यह हमारा माना हुआ होता है। इसलिए मानव भाषा का जो एक विशेष अभिलक्षण है वह होता है यादृच्छिकता। दूसरा हमने कहा कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। मानव भाषा की मूल विशेषता उसकी सृजनात्मकता है। भाषा के शब्दों के आधार पर हम आवश्यकता अनुसार नित्य नवीन वाक्यों का सृजन करते हैं। यह भाषा की सृजनात्मक शक्ति ही है। भाषा की यही विशेषता हमें वाक्य सृजन की क्षमता भी प्रदान करता है।
यह सृजनात्मकता श्रोता और वक्ता दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए चलता है और सीमित शब्दों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रयुक्त कर विभिन्न भावों विचारों को हम प्रकट कर पाते हैं। अन्य जीवों की भाषा में यह शक्ति नहीं है, वह जैसा का तैसा ही रहता है। भाषा के इस अभिलक्षण को हम उत्पादकता भी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। एक ही शब्द को विभिन्न रूपों में व्यक्त करके विभिन्न प्रयोग के आधार पर हम भावों में अंतर ले आते हैं, विचारों में अंतर ले आते हैं, नए नए शब्द कर लेते हैं। यह भाषा के सृजनात्मक गुण हैं, सृजनात्मक विशेषता है। इसीलिए यह दूसरी विशेषता को हम सृजनात्मकता कहते हैं। तीसरा है अनुकरण ग्राह्यता, इमिटेबिलिटी। अब यहाँ सबसे पहला ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, इसे जान लीजिए कि जन्म से कोई भी व्यक्ति भाषा सीख कर नहीं आता है, तो अनुकरण से ही वह भाषा को ग्रहण करता है। जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस घर में रहता है, वहाँ से वह उस भाषा को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही हम कोई भाषा सीख पाते हैं, एक साथ कई भाषा भी हम सीख पाते हैं। तो इस तरह भाषा के अभिलक्षण में हम सांस्कृतिक संप्रेषणीयता, कल्चरल ट्रांसमिशन भी हम करते हैं, क्योंकि परंपरा के रूप में भी भाषा सीखी जाती है और हम परंपराओं से अपनी भाषा को सीखते हैं। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। चौथा जो अभिलक्षण है वह है परिवर्तनशीलता। अब भाषा में परिवर्तन होते रहता है, भाषा के शब्दों में परिवर्तन होता है। तो भाषा, मानव भाषा जो है वह परिवर्तनशील है। कोस कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर वाणी, प्रसिद्ध उक्ति है, आप जानते हैं। तो परिवर्तनशीलता भाषा का इसीलिए एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। भाषा के इसी अभिलक्षण के कारण अब देखिए उदाहरण के लिए कि संस्कृत का कर्म शब्द है, वह कर्म जो है वह प्राकृत में कम हो गया और आधुनिक युग में आते आते वह काम हो गया। हम लोग काम की बात करते हैं तो काम हो गया। इस प्रकार एक शब्द दूसरे युग तक आते आते नया रूप ले लेता है। इसी प्रकार परिवर्तनशीलता मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषाओं से अलग करता है। उसके परिवर्तन की जो शक्ति है वह उसका यह महत्वपूर्ण अभिलक्षण सिद्ध होता है। परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। विविधता, डिस्क्रीटनेस। ये विविधता क्या है? भाषा तत्वतः कई घटकों या इकाइयों में विभक्त होता है। मानव भाषा विच्छिन्न है। वाक्य एक या एक से अधिक वाक्यों से और एकाधिक शब्दों से निर्मित होते हैं, कोई भी वाक्य। अब ध्वनि से शब्द और शब्द से वाक्य विच्छेद घटक है, एक घटक नहीं है। ये विभिन्न घटकों के शामिल होने से मिला करके हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं, किसी वाक्य का निर्माण करते हैं। वह किस तरह करते हैं? तो यह जो बहुघटकता है इसे ही हम विविधता कहते हैं। ये विविक्त होने लायक है। एक शब्द विभिन्न वाक्यों में विभिन्न रूपों में इसीलिए हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि विविक्त नहीं होता तो हम एक शब्द का दूसरे जगह प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसी से मिलता जुलता जो अगला लक्षण है, छठवां, वह है द्वैतता, ड्युअलिटी। मानव भाषा की एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। भाषा में किसी वाक्य के दो स्तर होते हैं, एक होता है उसकी सार्थक इकाई और दूसरा निरर्थक। इन दो तरह की स्थितियों को ही हम द्वैतता कहते हैं। सार्थक इकाई को रूपिम कहा जाता है। शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक चिन्ह आदि जो भी है। और उदाहरण के लिए अब एक शब्द वाक्य हम लेते हैं कि बंदर ने फल तोड़े। अब यहाँ आप देखिए विभेद करके तो हो जाएगा बंदर जोड़ ने जोड़ तोड़ जोड़ ए। इस प्रकार बंदर ने फल तोड़े वाक्य बना। अब ये सभी इकाई चूंकि अर्थ देते हैं इसीलिए ये सार्थक इकाई हैं, अतः इन्हें हम रूपिम कहते हैं। और इसी तरह दूसरे स्तर की जो इकाइयां हैं वे ध्वनियां हैं जिनसे सार्थक इकाइयां तो बनती हैं लेकिन वह ध्वनि कोई अपना अलग अर्थ नहीं देता है।
अब जैसे एक शब्द अभी जो प्रयोग किया था, उसी शब्द को ले लीजिए, उस वाक्य में से केवल बंदर शब्द को लीजिए। अब बंदर शब्द बनेगा कैसे? ब हलंत जोड़ अ जोड़ न जोड़ द जोड़ अ जोड़ र। यहाँ जो 6 ध्वनियाँ हैं, इन्हें हम स्वनिम कहते हैं। इन ध्वनियों को जैसे तोड़ के मैंने बनाया है, उसका मैंने चित्र में यह बता दिया है, और इसे ही हम द्वैतता करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा में 2 स्तरों की अभिरचनाएं होती है, और ये जो 2 स्तर हैं भाषा का, यह द्वैतता अभिलक्षण कहलाता है। 7वां बहुत ही सहज है, हम सभी प्रयोग करते हैं, भूमिकाओं का परस्पर परिवर्तन, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ रोल्स। भाषा का यह अभिलक्षण महत्वपूर्ण है। अब बातचीत के क्रम में हम देखते हैं कि वक्ता कभी श्रोता की भूमिका में आ जाता है, तो कभी श्रोता वक्ता की भूमिका में आ जाता है। तो इस प्रकार बातचीत में भूमिकाओं का जो यह परस्पर अदला बदली होता है, उसे ही हम भूमिकाओं का परस्पर परिवर्तन कहते हैं। दूसरा जो 8वां है, अंतरणता, डिस्प्लेसमेंट। ये अंतरणता है क्या? अंतरणता यह है कि मानव भाषा का यह अभिलक्षण यह बताता है कि हम वर्तमान समय में बात करते हुए, भाषा प्रयुक्त करते हुए भी हम भूत अथवा भविष्य काल के संबंध में बात करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार भाषा के माध्यम से हम कालांतरण कर सकते हैं, एक काल से दूसरे काल में जा सकते हैं। हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, लेकिन अतीत की बात कर सकते हैं, हम भविष्य की बात कर सकते हैं, तो कालांतरण कर सकते हैं। इसे ही भाषा के अंतरणता कहते हैं। इतना ही नहीं, इसका एक और गुण है कि हम एक स्थान पर रहते हुए दूसरे स्थान और दिशा पर भी बात कर सकते हैं, जिसे दिक्कालतरण भी हम कहते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अंतरणता भाषा का अभिलक्षण है। जो 9वां अभिलक्षण है, वह उसका विशेष रूप से चर्चा भोलानाथ तिवारी ने किया है, मौखिकता और श्रव्यता। अब हम वागेंद्रिय से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, और श्रवणेन्द्रिय से सुनते हैं। तो हम मौखिक श्रव्य सरणी, यानी मौखिक और श्रव्य जो चैनल है, उसका प्रयोग करते हैं भाषा के लिए। तो भाषा की लिखित पठित सरणी जो है, वह भी मूलतः इसी पर आधारित होता है। अब जैसे देखिए कि मधुमक्खियां नृत्य सरणी, अब वो नृत्य द्वारा दृश्य सरणी में नृत्य करती हैं, तो दृश्य सरणी का भी प्रयोग करते हैं, उससे बहुत संकेत देते हैं। अथवा घ्राण सरणी, गंध का प्रयोग करते हैं, गंध छोड़कर बहुत तरह के संकेत देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सरणियों का अन्य जीव जो है प्रयोग करते हैं। मानव भाषा लिखित रूप में भी आता है, उसका मुख्य कारण है कि हम श्रव्य और वागेंद्रिय सरणी का मुख और श्रव्य सरणी का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग करते हैं, श्रवणेन्द्रिय का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम इस भाषा को उस रूप में कर पाते हैं। 10वां है असहज वृत्तिकता। एक महत्वपूर्ण भाषा के, मानव भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब यहाँ जान लीजिए कि अन्य प्राणी अपनी भाषा में केवल आधारभूत जो चीज़ें हैं उसी की चर्चा कर सकते हैं, उसी का संकेत दे सकते हैं, उसी के लिए ध्वनियाँ निकाल सकते हैं, जैसे भूख, भय, वासना, निद्रा आदि। ये सब सहज वृत्तियाँ हैं, इनके लिए अपने मुंह से वो ध्वनियाँ निकाल पाते हैं। किंतु मानव भाषा इन सहज वृत्तियों से अलग विभिन्न असहज वृत्तियों के लिए भी सक्षम है। मानव भाषा का संबंध विभिन्न वृत्तियों के लिए होता है, इसीलिए भाषा के असहज वृत्तिका का भी अत्यंत महत्व है। अब हम विभिन्न तरह के विचारों, मनोभावों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो आधारभूत विचारों से अलग हैं। यह हमारी भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है। इस प्रकार ये सारे अभिलक्षण हमारी भाषा को विशिष्ट बनाते हैं, अन्य भाषाओं से भिन्न करते हैं, मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषा ध्वनियों से पृथक करते हुए उसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। आज हम लोग भाषा के अभिलक्षण के बारे में जाने हैं। कभी आगे किसी समय हम भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको यदि कोई इसमें संशय हो तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, पूछेंगे।
बहुत बहुत आभार।